थोड़ा मुकेश सा। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और हमारी जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उस पर पब्लिश होती है। जी 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 और मेरा ये बातचीत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि क्या हम बड़े मुद्दों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जी कर रहे हैं ना साहब। क्योंकि देखिए, जो छोटे मुद्दों पे हम फंसे हुए हैं कि जी मछली वाले का ये क्यों हो गया है। अरे, बिल्कुल। मछली वाला पैदा क्यों हुआ है? पैदा हम ही लोगों ने किए हैं। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम उसी समय उसको कुचल देते जब उसकी शुरुआत हुई थी, हम्म। तो आज उसकी करोड़ों की बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने ईंट लगाने क्यों दिया? आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी हमने बात नहीं। यह है कि उससे भी बड़े मुद्दे हैं जी कि हम जिस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, जी वो पुलिस है कौन? जी जिसका मैं डीजी हूं, वो पुलिस है कौन? जी 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 मुझे तो लगता है कि वो अंग्रेजों की एक व्यवस्था है जी जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई गई थी। जी जी जिसका उद्देश्य था कि हर भारतीय को कदम जी कदम पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए जी और उसे प्रक्रिया में उलझाकर इतना उत्पीड़ित कर दिया जाए कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ देखने की भी हिम्मत ना करे। बिल्कुल साहब। मतलब, ये उसका उद्देश्य था। जी तो ये पुलिस जैसी है वैसी क्यों है? जी और अब अभी हमने जो 3 नए कानून बनाए, जी उसमें पुराने नियम का सेक्शन ये है, पुराने कानून का सेक्शन ये है, नए कानून का सेक्शन ये है। इज जी इट नॉट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? जी क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही। तो बिल्कुल हम सही बोले। लोग जड़ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ। आज जब हम थाने जाते हैं, जी हमारा सिर फटा हुआ होता है, जी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, हमें गाली दी जाती है, हमें अपमानित किया जाता है, हमसे पैसे की मांग की जाती है जी और हमको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है और हमारे ही अपोनेंट को बुलाकर उससे पैसे लेकर हमारे विरुद्ध उल्टा मुकदमा कायम कर लिया जाता है। जी जी ये कैसी पुलिस है? कैसे पूछे थे? बिल्कुल सही। इन मूल मुद्दों पे अपन कब बात करेंगे? बहुत बिल्कुल सारे सही लोग बात है। मुझसे शुरू। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते मिले हैं कि साहब, आईपीएस ऑफिसर तो अच्छे हैं, अब वो पुलिस वाले नीचे के गड़बड़ हैं। ये हम्म। एक धूर्त प्रोपोगंडा है। जी ये प्रोपोगंडा सही नहीं है। जी 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 तो कैस क्यों सही नहीं है? जी क्योंकि लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो जी नियम कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करे, ठीक ढंग से बनाए। जी तो वो तो कर नहीं रहे हैं। जी 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 आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति जी राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है। जी वो तो बिल्कुल सही बोले साहब आप। बिल्कुल। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ये तो बिल्कुल सत्य बोले आप। एक अभी स्पेशल डीजी होकर रिटायर हुए उस व्यक्ति ने अपनी वेदना मुझसे शेयर की। बोले, जी सर, आपके समय और इस समय में, जबकि कुछ ज़्यादा समय का अंतर नहीं है, लेकिन हम्म। इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि पार्षद को भी थानेदार को पैसा देना पड़ रहा है, एमएलए को, सांसद को, बाकी सब लोगों को तो जो बनी दे रहा है वो दे ही रहा है। जी आज वो सबको पैसे बांटना पड़ रहा है, तब वो वहाँ सरवाइव कर पा रहा है। जी 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 ये कैसी पुलिस बताए। व्यवस्था है? जी जी जी। और इसमें क्या कोई बदलाव होगा? ये बड़ा वो सवाल है। बदलाव कैसे होगा? बिल्कुल क्या सही। ये बदलाव इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से आएगा जी जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्र पूर्वक हाथ मिलाकर जी सत्ता का हस्तांतरण उनकी शर्तों पर स्वीकार किया? जी 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 इस देश को जी 565 जी राज्यों में, रियासतों में और 2 डोमिनियन में बांट दिया गया। जी ये राजनेता तो इतने दुष्ट हैं जी कि ये जानते हुए कि जब ये देश धर्म के आधार पर बटेगा तो भीषण नरसंहार होगा, जी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए। जी मैं, मुकेश जी, आपसे जानना चाहता हूं
जी आपकी सोच के हिसाब से देश जी। के प्रधानमंत्री को संविधान ने क्या अधिकार दिए? अब साहब देखो, ऐसा है कि बातें बहुत सारी है। नहीं नहीं, बहुत छोटी सी बात है ये। जी हमारे देश के संविधान ने प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही अधिकार दिया कि हम्म वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम रिकमेंड कर सकता है। इसके जी अलावा देश के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार ही नहीं है। हम्म संविधान के सभी अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। जी अब आप अंतर समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइम जी मिनिस्टर का मतलब है एक इंडिविजुअल। जी सो ही इज वन फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। और चूंकि जी किसी न किसी को कम्युनिकेट करना पड़ता है तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट। जी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो निर्णय हैं उन्हें प्रेसिडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर की है। जी अब मैं आपसे मुकेश जी ये पूछना चाहता हूं, जब 1948 में हमारी सेना कश्मीर में जीत रही थी जी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस संवैधानिक अधिकार के तहत अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा नहीं की, अपने जी होम मिनिस्टर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से चर्चा नहीं की? जी किस अधिकार के तहत यह व्यक्ति, और यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं दुष्ट व्यक्ति कहना चाहूंगा, बिल्कुल इस बिल्कुल दुष्ट बिल्कुल। व्यक्ति को किस संवैधानिक अधिकार के तहत ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध विराम की घोषणा करने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं साहब। क्या यदि हम लोग उस समय उसके इस बात की भर्त्सना करते तो आज हम इतना बुरा दिन नहीं देखते? हाँ, वो लगाम लगती ना शुरुआत में। तो वो तो नहीं हुआ। तो हमने नहीं हुआ। अपने लिए चाटुकारिता की। अब ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने जी अंग्रेजों के हितों को साधने के लिए जी पूरी जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका एक ही काम था, अंग्रेजों के हितों को साधना। जी अदरवाइज बताइए, आर्टिकल 333 के तहत दो एंग्लो इंडियन हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए? बिल्कुल सही बात है साहब। बताइए ना। आर्टिकल बिल्कुल सही है। 545 में दो को छोड़कर 543 में ही चुनाव होता है। जी दो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 333 के तहत नामित होते हैं। जी। जवाहरलाल नेहरू ने किसका हित साधा था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अंग्रेजों के हितों साधने के लिए उन्हीं को जो है, डरे हुए अंग्रेजों को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को, देश के विभाजन पर वो करने का ना करने वाला इस व्यक्ति ने चूंकि संविधान को की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जी तो आप मुझे ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान का तो ज्ञान होगा, ये तो माना जाएगा ना कि नहीं माना जाएगा? जी 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 बिल्कुल। तो क्या हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और यदि मुझे इजाजत दें तो मैं दुष्ट वर्ड का फिर यूज करना चाहूंगा, बिल्कुल, दुष्ट बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने बिना पार्लियामेंट में जाए आर्टिकल 35A कैसे पैदा किया? जी जी आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट में बहस के लिए नहीं पहुंचा, उसके सामने नहीं पहुंचा। तो जी जो आर्टिकल पार्लियामेंट के सामने पहुंचा नहीं, जी क्या देश के संविधान ने देश के राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति दी है क्या? नहीं दी है। जी इसका मतलब है कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक था, जी जो जवाहरलाल नेहरू ने मालूम नहीं किसका हित साधने के लिए जी उसे पीछे के रास्ते से असंवैधानिक तरीके से जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर 1954 में दबाव जी। बनाकर जी उसका नोटिफिकेशन जारी कराया गया। जी तो ये दूध पीता बच्चा भी ये बात कह सकता है कि ये असंवैधानिक है? जी हाँ या नहीं? बिल्कुल सही। कह सकता है ना? बिल्कुल कह सकता है। तो अब मेरी प्रार्थना ये है कि एक PIL 2014 में जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जी और उसका मजनून यही था कि साहब ये आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने विचारण के लिए नहीं ले जाया गया, जी इसे पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है जी और इसे दबाव बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नोटिफाई कराया गया है। और जी। चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हमारे
राष्ट्रपति को संविधान ने कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं दी है, लिहाजा ये असंवैधानिक है। जी जी। तो आप 1 मिनट, मुझसे 1 मिनट रहना, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो जी। हेलो।